जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं का गणित, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 10 और इसमें है वृत्त। इसमें टोटल 2 प्रश्नावली है। हम सबसे पहले प्रश्नावली 10.1 को कवर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 10.2। तो इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 10.1 से जितने भी क्वेरी हैं, जितने भी कन्फ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद वाले वीडियोस में हम आपको प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न करवाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रश्न को हल करते हैं या जो भी प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। और क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है एक्सरसाइज को हल करने से पहले। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं ना, तो एक्सरसाइज आपको रटा रटाया सा लगेगा और आपको लगेंगे कि हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को रट रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद हम प्रश्नावली को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप बुक को स्टार्ट करो ना, कोई भी चैप्टर्स को, तो उसमें से सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए रहते हैं पहले से, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है, बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग इसको समझ नहीं पाते हो या फिर बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में, है ना। तो टीचर्स क्या करते हैं, उसे आसान भाषा में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके बीच ला के रख देते हैं। बस टीचर्स का यही काम है। असल बात तो ये है कि आप लोगों के अंदर ना एक शक्ति है जो समझती है उस चीज़ों को। तो बस उस शक्ति को आपको समझना है और उसका उपयोग करना है। वीडियो में आ गए हैं तो एंड तक बने रहना। टोटल चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ वृत्त के बारे में, और इससे क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर बुक क्या कहना चाहता है, देखिए। और नीचे डार्क अक्षर में बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे आप प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई गोला इस तरह से है और उसके साइड से एक रेखा निकल गया है, इसको टच भी नहीं किया है, तो इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसके बाद अगर एक कोई तीर है और इसके साइड से या बीचों बीच से कट कर निकल जा रहा है और वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसे कहा जाता है छेदक रेखा। और अगर एक ऐसी रेखा हो जो वृत्त को छूते हुए निकलती हो, तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। चलिए हम इन सब को आसान भाषा में आपको एक पेज के माध्यम से बताते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट पेज। आइए हम चलते हैं आपको लेकर के कॉन्सेप्ट वाले पेज पर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पेज है और इस कॉन्सेप्ट में हम वृत्त से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इस प्रश्नावली में, हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। बस आप वीडियो में आए हैं तो एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके, आप देखना खुद जवाब दोगे। तो इस वृत्त चैप्टर में हमें इतने चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वृत्त कहते किसे हैं। उसके बाद परिधि किसे कहा जाता है, फिर केंद्र किसे कहा जाता है, त्रिज्या किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। इनमें से हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ आप पहले से जानते हो, लेकिन आप वीडियो को स्पीड करके देख लेना। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके जानते तो हो लेकिन मिस मिस पॉइंट के तरीके से जानते हो, तो आज वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहा जाता है और छेदक रेखा किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें एक ही वृत्त के अंदर समाहित होती है। आइए सबसे पहले हम इसके नीचे एक वृत्त को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को बनाने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पेन और प्रकार या फिर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा कि आप पेंसिल यूज़ करें। या फिर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये नहीं है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये गोला आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये सेलो टेप है, इसकी मदद से कर सकते हो, या फिर कोई और गोल चीज़ हो तो कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होता है कि आप जिस शेप में लाना चाहो उस शेप में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आपके पास एक प्रकार और इंच मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसे आप ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ अपने हिसाब से और मैं इसे किसी भी जगह सेंटर मान करके इसे एक राउंड शेप दे दूंगा, जिसे हम वृत्त कहते हैं। तो ये जो घूम रही है ना, ये ही है आपका वृत्त। जब हम इसे पूरा घुमा देंगे तो आइए पूरा घुमाते हैं इसको।
तो ये हमारे पास सर्कल बन गया और इसी का नाम है वृत्त। दुनिया में जितने भी गोल चीज हैं और जिसके हम आर पार देख सकते हैं और वो चपटी हो, उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। तो हमारा वृत्त का डेफिनेशन यही है, दुनिया में जितने भी गोल चीज हैं और जिसे हम आर पार देख सकते हैं और चपटी हो, जो 2D हो, 2 डायमेंशनल वाला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। परिधि किसे कहा जाता है, अगर इस सर्कल को हम ऐसे खोल करके, इस सर्कल को ऐसे खोल करके हम सीधा कर देंगे तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहा जाता है। अब केंद्र किसे कहा जाता है, तो आइए, वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु होती है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ओके, अंग्रेजी में इसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे, त्रिज्या किसे कहा जाता है, तो इस सेंटर से परिधि तक, यानी कि कहीं भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ से एक यहाँ ऐसे लाइन खींच दिए, सेंटर से लेकर के परिधि तक एक लाइन खींचे तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अगर हम सेंटर से कहीं और भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा वृत्त का त्रिज्या। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यानी कि वृत्त के, एक वृत्त की कितने त्रिज्याएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वृत्त है गोल जैसा और ये सेंटर है, तो यहाँ एक रेखा खींचेंगे, ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ खींचेंगे ये भी त्रिज्या होगा, ये खींचेंगे ये भी त्रिज्या होगा, ये खींचेंगे ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब हजारों लाखों त्रिज्या एक वृत्त में आप खींच सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। कैसे, हमने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसे यही सेंटर से हम इधर रेखा खींच दे ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा, तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोटेट करते हैं क्योंकि इसे अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, जब दो त्रिज्याएं मिलती हैं तो ये व्यास कहलाती हैं। ओके, तो दो त्रिज्या मिलके क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो आइए हम इसको जो है सो लिख देते हैं, इसका नाम क्या है भाई साहब, तो इसका नाम है त्रिज्या। ओके, हो गया। और ये जो पूरा घुमा है इसका नाम क्या है, परिधि। व्यास किसे कहते हैं, तो जब दो त्रिज्याएं मिल जाती है तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे r प्लस आर इक्वल टू व्यास। क्या लिख सकते हैं आप, व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात को समझना, यहाँ पे जब दो आर मिलेंगे तो आर और आर क्या हो जाएंगे भाई साहब, तो आर और आर हो जाएंगे यहाँ पे 2r। और व्यास को हम लोग अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसे डी लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 2 है बराबर के इधर जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है। तो r बराबर आप लिख सकते हो d, और ये जो 2 है गुना में बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो पूछा जाता है कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, व्यास और त्रिज्या में एक ये संबंध है या फिर एक ये संबंध है। इसे एकदम दिमाग में भर लीजिए। और ये बना कैसे, अभी हमने आपको दिखा दिया। ओके, आई बात समझ में। चलिए, तो व्यास आप समझ गए, त्रिज्या समझ गए। आइए अब हम समझते हैं कि जीवा किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब भी कोई अगर एक वृत्त हो, जैसे एक वृत्त को हम फिर से नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बात हो रही थी जीवा की, तो हमने यहाँ वृत्त खींच लिया। अब जीवा किसे कहते हैं, जब भी सेंटर को छोड़ करके अगर वृत्त के अंदर कोई ऐसी लाइन हो जो दोनों परिधि को टच करती हो, उसे हम लोग जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ से एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, तो ये दोनों रेखा को मिला दिए तो ये वृत्त की जीवा हो गई। इसका हम नाम भी दे सकते हैं ए और बी, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि अगर ये लाइन ऊपर से गुजरी हो ऐसे, तो ये भी वृत्त की जीवा हो जाएगी। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो ये वृत्त की जीवा हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम कर देंगे ऐसे, तो ये भी वृत्त की जीवा हो जाएगी। मतलब आप ये बोल सकते हो, एक जीवा हम यहाँ भी खींच सकते हैं ऐसे छोटा सा, एक जीवा और भी हम यहाँ पे खींच सकते हैं ऐसे छोटा सा, एक जीवा और यहाँ पर हम खींच सकते हैं छोटा सा। कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त में हम कितनों भी जीवा खींच सकते हैं। एक ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे,
है ना। ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, इसमें भी इसी तरह खींचते रहेंगे, ये यहाँ से ऐसे खींच देंगे। तो एक वृत्त में कितनी भी जीवाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, अनंत जीवाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक बीचों बीच से ऐसे खींच देंगे तो ये सबसे बड़ी जीवा होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका व्यास होता है। हाँ हाँ, याद रखना। तो ये सारी क्या है, जीवाएं हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, जीवा। ओके। और ये भी क्या है, जीवा। ठीक है भैया। और ये भी क्या है, तो ये भी जीवा ही है। एक वृत्त की कितने जीवाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती है। ठीक है। लेकिन एक वृत्त के व्यास कितने हो सकते हैं, तो एक वृत्त के भी अनेक व्यास हो सकते हैं। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। अगर मान लीजिए बीचों बीच से यहाँ से गुजारेंगे तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। ओके। तो चलिए अब हम समझते हैं कि चाप किसे कहा जाता है। आप जीवा समझ गए, चाप किसे कहते हैं। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पे जीवा से, ठीक है, जीवा से ये इस बिंदु से इस बिंदु तक आया गया है और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट सेगमेंट बना इसी को कहते हैं चाप। जैसे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो यही है चाप। यहाँ जो बना इसी का नाम है चाप। यहाँ से ये जो बना इसी का नाम है चाप। तो जो जीवा से जो आकृति नीचे बनती है गोल टाइप की, इसे हम लोग कहते हैं चाप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये क्या है भाई साहब, तो ये है वृत्त का चाप। ये क्या है, वृत्त का चाप। और ये क्या है, वृत्त का चाप। आई बात समझ में। तो चलिए जीवा और चाप में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। एक होता है स्पर्श रेखा और एक होता है छेदक रेखा। तो यहाँ पर हम फिर से एक वृत्त बनाते हैं। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा जो है सो, चलिए हम यहाँ कॉन्सेप्ट में इसी में हम समझा देते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए जो वृत्त को टच करता हुआ जाए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्पर्श रेखा। और जो वृत्त को ऐसे दो बिंदुओं पर छेद करके चला जाए उसे कहते हैं छेदक रेखा। इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, है ना। और ये अप्रतिच्छेदी रेखा जो छुए ही ना उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ओके। आई बात समझ में। तो चलिए इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, डोंट वरी। आप इसे पूरा पूरा नोट कर सकते हो एकदम एज इट इज ऐसे ही। जो पॉइंट है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि प्रश्नावली को हल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, क्या पॉइंट्स है आइए पढ़ते हैं। किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। जैसे ये वृत्त है तो अगर इस पे आप एक रेखा गुजारेगे तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ऐसा ना हो कि दो तीन बिंदु पर स्पर्श कर लिया। आप इधर से भी एक रेखा अगर गुजार देंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गुजार के दिखाते हैं, ये तो ये भी एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, ये कहना चाहता है। और ये परम सत्य है। इसे जो गणितज्ञ हैं वो सिद्ध कर चुके हैं। क्योंकि ये जो वृत्त है ये छोटे छोटे बिंदुओं से बनता है। तो जब भी उस पर एक स्पर्श रेखा गुजारते हैं तो वो केवल और केवल एक बिंदु से स्पर्श होकर जाता है। इसे आपको याद रखना है। नोट में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी वृत्त का अगर एक स्पर्श रेखा है तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। एक चीज और आपको इसी में एक चीज और याद रखना है कि जहां पर स्पर्श रेखा है और जहां वृत्त है तो ये वृत्त ऐसे घूमा है और ये स्पर्श रेखा है। तो ये बिंदु जो है दो चीजों पर है। एक तो स्पर्श रेखा भी इसी से है और एक वृत्त इसी से घुमा हुआ है। तो इस बिंदु का नाम है उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। तो ये बिंदु भी हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु और ये बिंदु भी हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। पूछा जाएगा सवाल में कि वृत्त पर स्पर्श रेखा और वृत्त पर स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ओके। हो गया। तो इतना चीज क्लियर हो गया।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अच्छा, वृत्त पर दो बिंदु है और अगर उससे एक रेखा गुजार दें तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इससे हम अगर एक ऐसी लाइन गुजार दें, इस चीज़ को हमने पहले पढ़ चुका है, ऐसा लाइन गुजार दिए तो ये छेदक रेखा हो गया। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस वृत्त को ये छेद करके निकल जा रहा है, तो ये हो गई छेदक रेखा। तो इसका हम नाम दे देते हैं, ये जो रेखा है भाई ये क्या है, छेदक रेखा। तो इसमें तो कुछ है नहीं, आसान था, छेदक रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मतलब एक वृत्त है तो दो ही इसका समांतर स्पर्श रेखा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक रेखा ऐसे गुजार देते हैं तो दूसरी समांतर रेखा ऐसे गुजारना होगा, फिर तीसरी समांतर रेखा आप इससे नहीं ले सकते हो। ये बोलना चाहता है कि एक वृत्त की दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सारी चीज़ आप याद रखना, सारे के सारे अभी हम प्रश्नावली में यूज करने वाले हैं। तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे हमारे मोटा माटी। 2 पॉइंट और हैं हमारे पास, उनको भी देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब ये है वृत्त, क्या बोला, वृत्त के स्पर्श रेखा पर, वृत्त है ये और ये स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या, इस पर एक त्रिज्या डालेंगे तो स्पर्श रेखा पर वह त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा। जैसे मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है और इस पर एक त्रिज्या डालेंगे तो त्रिज्या कैसा होता है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक हम लंब डाल दिए, ठीक है भाई। तो डाली गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और मैं आपको बता दूं कि लंब की खासियत बात क्या है। अगर इस एंगल को हम, इस वृत्त को हम ऐसे घुमा दें आपके बीच में, तो देखिए ऐसे दिखेगा। और जब भी स्पर्श रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ, इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा और इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जब भी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा हो और उस पर त्रिज्या डाली गई हो तो आप समझ जाना कि स्पर्श रेखा जहाँ है वहाँ त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। जैसे एक बार रफ में आप समझो इस बात को, कैसे चीज़ें होती है। मान लीजिए ये एक हमारा वृत्त है और इस पर एक सेंटर है ये, और यहाँ से एक ऐसे गुजरा हुआ है रेखा, और इस पर अगर हम त्रिज्या डाल देंगे ऐसे लंब के जैसा, मतलब सीधा टेढ़ा नहीं, तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चाहे कैसा भी हो। या फिर ऐसा है और ये रेखा इधर से ही है और इधर डाल देंगे तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा ऐसे। मान लीजिए ये वृत्त ऐसा है और सेंटर हो, और किधर भी खींच लो आप, मान लीजिए ऐसे खींच लेते हैं, तो यहाँ से अगर डाल देंगे ऐसे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। प्रश्नावली को हल करते समय बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो समझ गए। वृत्त के स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए समय लग रहा है, आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा है, हम तो कहीं और से पढ़ लेंगे छोटा वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको यूज़ होगा और आपको हमेशा याद भी रहेंगे। और हमें कितना समय लग रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में अच्छा करना है। आपको समझ आ रहा है ये मैटर करता है। अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, और जो टीचर से समझ में आता है वो टीचर से पढ़िए। मैं कभी नहीं कहता कि आप हमसे ही पढ़ें, जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ाई मैटर करती है, मेरा पढ़ाना मैटर नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। नोट लिखा हुआ है क्या यहाँ पे देखिए, त्रिज्या लंब होने के कारण, त्रिज्या लंब होने के कारण स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोणांतरित करती है। देखिए जो बात हमने आपको कहा वही बात यहाँ कह दिया ना, कि त्रिज्या अगर लंब होगा, ये लंब होगा तो 90 डिग्री का एंगल होगा एनी हाउ। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। मुझे पता है मेरे वीडियोज में समय लगते हैं भाई, लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आता है कि नहीं, या वीडियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कमियां हैं तो ज़रूर बताना। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा, देखिए क्या है, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए भाई कुत्ता लोग भौंकने लगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना कुत्ता लोग भौंकने लगता है।
चलिए आप उनके बातों पे ध्यान नहीं देना। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है, मतलब ये हमारा वृत्त है और बीच में सेंटर है, इसकी अनेक रेखाएं होती हैं जो कि इसको स्पर्श करती है। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसी हो, इसको स्पर्श करके चली गई, एक दूसरी रेखा ऐसी हो सकती है, इसको स्पर्श करके चली गई, एक रेखा ऐसी हो सकती है, इसको स्पर्श करके चली गई, एक रेखा ऐसी हो सकती है, इसको स्पर्श करके चली गई, एक रेखा ऐसी हो सकती है, इसको स्पर्श करके चली गई, एक रेखा ऐसी हो सकती है, इसको स्पर्श करके चली गई, एक रेखा इस ऐसी हो सकती है, इसको स्पर्श करके चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ भी हम खींच सकते हैं एक ठो, ठीक है, ये इसको काटते हुए भी निकल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, जो कि यहाँ पे बोला गया है। आप इसे याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। तो जितना समय आप कॉन्सेप्ट पे दिए हो ना, उसका कई गुना कम समय इसके प्रश्नावली को हल करने में लगेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा समय कॉन्सेप्ट में दे दिया है और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं। हर साल इस प्रश्नावली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, एक या दो क्वेश्चंस पक्का फिक्स होता है इस प्रश्नावली से। तो चलिए हम देखते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अभी अभी हमने तुरंत इसके बारे में आपको बताया, तो इसको आप क्वेश्चंस लिखेंगे, मैं इसका आंसर यहीं पे दे देता हूँ। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो मैंने आपको देख लिया, जस्ट अभी बताया ना, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है और यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? अनंत। तो यहीं पे मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन लिख करके आंसर में लिखेंगे अनंत या फिर अनेक। ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलो भाई आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, खाली स्थान को हमें भरना है। आइए पहला देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो कोई भी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? एक। कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया ना कि कोई भी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नोट में लिखाया भी था। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, देखिए वही चीज पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप दो, हमने कॉन्सेप्ट में करवाया। क्या करवाया? इसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो इस खाली वाले स्थान पे आप क्या भर दोगे? छेदक रेखा भर दोगे। तो ये हो गया छेदक रेखा। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो यहाँ हमने आपको करवाया है कि एक ठो वृत्त की दो ठो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? दो। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। चौथा पॉइंट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए वृत्त तथा, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, वृत्त तथा स्पर्श बिंदु को हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु। हाँ, दोनों इसी को कहते हैं। आप इसे उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं या फिर स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या? स्पर्श बिंदु। ओके, ये पूछेगा स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु, और उभयनिष्ठ बिंदु पूछे तो बोल देना स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है। अब इसमें और भी क्वेश्चन हैं क्या, तो मैं देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, और इसका आंसर है डी। कैसे आएगा डी, समझते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई कितना है ये बताना है मुझे। तो देखो सबसे पहले इसको एक बार रफ में हम ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बता रखी है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सेंटर दे दिए और यहाँ से यहाँ इसकी हम त्रिज्या दे दिए 5 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, कोई वृत्त पर बिंदु P है, स्पर्श P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ P पर एक स्पर्श रेखा है, ऐसे हम खींच देते हैं और इसका नाम क्या दे देंगे PQ। तो यहाँ पे आ जाएगा Q, ये रहा P और ये रहा Q। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा बोलता गया वैसा हम करते गए। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो P और Q ये वाला हमें बताना है। तो आप एक चीज़ याद करिए, हमने आपको बताया है कि वृत्त पर कोई अगर स्पर्श रेखा हो और उस पर त्रिज्या लंब डाल देते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। बनता है कि नहीं? आज जब हमने पढ़ा है 8 चैप्टर में कि 90 डिग्री वाले के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। अगर ये H है तो फिर ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी कि इसको हम अगर ऐसे घुमा दें, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री सामने वाला H और ये B और ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो हमें इसी को निकालना है, तो ये पाइथागोरस में बैठकर निकलेगा। आइए हम चलते हैं पाइथागोरस वाले पे और इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन 3 है। सबसे पहले हम ये वाला जो फिगर है हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं प्रकाल की सहायता से अच्छे से। एच बोल रहे हैं, देखो 90 डिग्री के सामने वालों को एच कहा जाता है। तो ये ओ क्यू कितना है, 12। तो लेकिन सबसे पहले एच को आप लिखोगे 12, यानी कि ओ क्यू। एच के जगह पे क्या आ जाएगा, ओ क्यू। ओके, और इसका स्क्वायर बराबर पी। पी आप किसे बोल रहे हो, तो ये वाला जो दिख रहा है पी क्यू, ये है पी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी को पी क्यू प्लस बी। बी आप किसे बोल रहे हैं, त्रिज्या। आर को आप बी बोल रहे हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, यानी कि इसका नाम क्या है, पी ओ। तो यहाँ लिखेंगे पी ओ, पी को ओ का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो जो दिया है उसको आप लिख दीजिए। जैसे ओ क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। पी क्यू, पी क्यू हमें नहीं मालूम है, तो पी क्यू का हम यहाँ पी क्यू ही लिखेंगे प्लस पी ओ। पी ओ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से बनाने से क्या होता है ना, एग्जामिनर खुश होता है भाई, नंबर भी बहुत अच्छे मार्क्स से आपको मिलते हैं। यहाँ 112 हो जाएगा और यहाँ पी क्यू का पी क्यू ही रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या इसको हम पूरा इधर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, पी क्यू और ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 25 का 25। अब जब पूरा इसको इधर लिख दिए हम, तो क्या 144 को इधर नहीं लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 144। अब आप देखोगे यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 का 144, और ये जो 25 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -25। अब जरा आप घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, 144 में 25 अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा 113। आगे चलेंगे तो ये हम लिखेंगे पी क्यू का पी क्यू, और ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा, तो 113 तो इधर था ही, ये स्क्वायर अगर इधर आता है तो ये इधर रो के रूट बन जाता है। यानी कि पी क्यू की जो लंबाई है वो कितना आ गया, √113 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि हमें पता चल गया ये पी क्यू की लंबाई इतना है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर।
आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान था, आपको बताना था मुझे, इसीलिए इतना टाइम लगा। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना कुछ ना कुछ। चलिए भाई, अब हम चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है पूरा, हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप सीख लीजिए। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले आपको एक रैंडमली वृत्त खींच लेना है, मतलब जो मन आप करे वैसा एक वृत्त खींच लो। तो यहाँ पे ना मैं एक वृत्त खींचता हूँ, सबसे पहले खींच लिया। अब इसमें बोल रहा है एक रेखा हो, एक रेखा कोई भी दिया हुआ है, कहाँ से दिया है नहीं मालूम, तो हम जो है सो यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं जो इसको जो है सो स्पर्श करती है। ओके, अब इसी के समांतर एक और रेखा खींचनी है, शर्त ये है कि वो एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो इसी के समांतर में हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ऐसे, ये हो गया। और एक और रेखा खींचनी हो जो छेदक रेखा हो लेकिन समांतर हो। तो आप अपने मन से देख लेंगे सेंटर लाइन कि ये टेढ़ा ना हो, बस समांतर हो, तो एक यहाँ खींच दिए, हो गया आंसर हमारा। ठीक है भाई, तो ये हो गया छेदक रेखा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी रेखा, छेदक रेखा, और ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो प्रश्नावली 10.1 हमने बहुत शानदार तरीके से किया है, और यहाँ तक आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। कोई गलती होती है हमसे, कोई मिस्टेक्स होता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हमने आपको पहले कहा कि आप मेरी गलतियाँ आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी गलतियाँ नहीं नज़र आती हैं मेरे भाई। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 10.2 में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।